हेलो दोस्तों, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से चर्चा करेंगे। विज्ञान विषय में जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है उसी के बारे में हम यहाँ बताएंगे। हम बहुविकल्पी प्रश्न को चैप्टर वाइज आपको डेली एक लेक्चर देंगे। और उससे पहले हम जान लेते हैं एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और यूपी बोर्ड 2023 के अनुसार जो 30% सिलेबस लेस किए गए हैं वो कौन कौन से चैप्टर लेस हैं, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ कुल 16 अध्याय दिए गए हैं, 1 से लेकर 16 अध्याय तक दिए गए हैं। पहला अध्याय है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जो आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा अध्याय है आम्ल क्षार एवं लवण, जो आपको पूरा पढ़ना है। अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, ये भी पूरे पढ़ना है, लेकिन इसमें गुणधर्म यौगिकों का निर्माण इसमें लिस्ट किया गया है। अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, जो आपको पूरा पढ़ना है। अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ना है। केवल इसमें जो प्राइमरी प्रयास है, डाबेराइनर का अतिरिक्त नियम, ल्यूलैंड का अष्टक नियम, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ये 30 नंबर में लिस्ट किए गए हैं। नंबर 6 है ये जीव विज्ञान, यहाँ शुरू हो रहा है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सब कुछ पढ़ना है। अध्याय 7 है नियंत्रण एवं समन्वय, ये आपको एकदम नहीं पढ़ना है। पादप और जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय है आपके 30% के हिसाब से ये लिस्ट कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 8 जीव में जनन कैसे करते हैं, पढ़ना है पूरा। अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, आपको पूरा पढ़ना है। अब अध्याय 10 ये आ जा रहा है वो भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें अपवर्तन में आपको नहीं पढ़ना है। आवर्तन लेंस की क्षमता, प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना, ये लिस्ट किया गया है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये आपको पढ़ने हैं। अध्याय 12 है विद्युत। विद्युत पूरा पढ़ना है, केवल दैनिक जीवन में उपयोग नहीं पढ़ना है। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। इसमें केवल दृष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, इनको और घरेलू उपयोग, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 14 है ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, ये आपको नहीं पढ़ना है। हमारा पर्यावरण, परितंत्र, ओजोन परत, अपक्षय, ये नहीं पढ़ना है और बकिया पढ़ना है। अध्याय 16 है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये पूरा पढ़ना है। इस तरह से ये 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर में हम बारी बारी अध्याय वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको डेली देंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 6 जैव विकास से। जैव विकास के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% आने के चांस है, उसको हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ लगभग 55 या 56 क्वेश्चन हमने लिया है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि जितना भी बायोलॉजी से आते हैं सब पूरा फट जाएगा। और जितना हम 16 पार्ट का जो आपको क्वेश्चन देंगे, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो 20 में 20 पूरा नंबर आपका पक्का है। आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं जैव विकास, मतलब जैव प्रक्रम। ये जो बायोलॉजी का जो पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, और विज्ञान का 6वां पार्ट है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में बहुविकल्पी प्रश्न है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका उत्तर होगा उत्सर्जन से। ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अब सवाल नंबर 2 है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बहुविकल्प है जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो जाइलम जो है वो जल का वहन करता है और फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा, ए वाला, जल का वहन करना। तीसरा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो अपने से भोजन खुद बनाते हैं,
इसका मतलब इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए, ये पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए चारों चीज़ों का होना आवश्यक है। तो चौथा क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा हरित लवक में, चौथा केंद्रक में। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं, मतलब पायरुवेट के विखंडन जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। अब पांचवा सवाल है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय में तथा दाएं निलय में। तो इस तरह से फेफड़ों के 4 भाग होते हैं: दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय। तो जो बायां अलिंद है उसी में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आते हैं। छठवां सवाल है, डिक्सन एवं जोली संबंधित है। डिक्सन और जोली इन्होंने रसारोहण का सिद्धांत दिया था, तो इसमें जो सही उत्तर होगा रसारोहण से। रसारोहण, प्रासरण, अवशोषण, विसरण, तो सही होगा ये रसारोहण। सातवां है, खनिज लवण का अवशोषण होता है। तो खनिज लवण का जो अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो जब खनिज लवण का अवशोषण दिया है तो जड़ों द्वारा दिया है, तो जड़ों द्वारा हम निशान लगा देंगे। अगर जाइलम दिया होता तो जाइलम लगाते, लेकिन जाइलम यहाँ है नहीं, तो हम जड़ों द्वारा निशान लगा दे रहे हैं। इस तरह से आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो मनुष्य में फोलिक अम्ल आयरन से संबंधित है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ दिया है पेलाग्रा रोग, एनीमिया रोग, बेरी रोग, डर्मेटाइटिस रोग। तो इस तरह से आठवां जो जो उत्तर होगा ये एनीमिया होगा। एनीमिया मतलब इसके अंदर खून की कमी हो जाती है। नवां सवाल है, अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होते हैं। अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होते हैं। तो अग्नाशय रस जो होता है अग्नाशय गिरन से निकलते हैं। तो इसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो यही उत्तर सही होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा में सहायक है। 10वां सवाल है, फुफ्फुस धमनियों मतलब दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर आता है। मतलब दाएं निलय से या फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध जो रुधिर आता है, कहाँ से आता है? वो फेफड़ों में आता है ना, रुधिर जाता है। फुफ्फुस धमनियों दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जाता है। कहाँ जाता है अशुद्ध रुधिर? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन ली जाएगी, ऑक्सीजन लेंगे, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलेगी, हीमोग्लोबिन में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो इसमें देखो, पहला है हृदय में, दूसरा है फेफड़ों में, तीसरा है शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में, चौथा है दाएं अलिंद में। तो इस तरह से ये फेफड़ों वाला ये सही है। 11वां सवाल है, यकृत परिवर्तित करता है। यकृत क्या परिवर्तित करता है? पहला है अमोनिया को यूरिया में, बी वाला है अमोनिया को शर्करा में, सी वाला है अमोनिया को वसी अम्ल में, डी वाला है अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो इसमें देखो, अमोनिया को यूरिया में, ये यकृत के अंदर एक आर्थिन चक्र चलती है, आर्थिन चक्र, उसमें जो है अमोनिया जो है यूरिया में बदल जाता है, और यूरिया जो है ये खून के माध्यम से वृक्क में जाते हैं, वहाँ उसकी छटैया हो जाती है। तो इस तरह से ये पहला ये सवाल सही होगा, ए वाला। 12वां क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित है। नर जनन अंगों से संबंधित है। तो नर जनन अंगों से क्या संबंधित है? पहला है प्रोस्टेट, दूसरा है कॉपर ग्रंथि, तीसरा है पेरिनियल ग्रंथि, तीसरा है जठर ग्रंथि। तो इस तरह से देखा जाए, ये कॉपर ग्रंथि ये मादा से संबंधित है। जठर जो है ये जठर रस निकलते हैं। और पेरिनियल काय होती है, जो एक तरह की ग्रंथि है। प्रोस्टेट यही नर जननांग है। तो ये 12वां का जो ए वाला यही सही होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। 13वां है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है। मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथि का रूपांतरित कौन सी रचना है? तो ए वाला है श्वेत ग्रंथि की, बी वाला है तेल ग्रंथि की, सी वाला है लार ग्रंथि की, और डी वाला है जठर ग्रंथि की। तो जो श्वेत ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर, वही दूध ग्रंथियों में रूपांतरित मतलब बदल जाती है। इस वजह से तीसरा का ए वाला ये सही है। चौथा है, यकृत स्रावित करता है। अब यकृत क्या स्रावित करता है? पहला है लार, दूसरा है जठर, सी वाला है पित्त रस, डी वाला अग्नाशयी रस।
तो यकृत तो ये सब तो करते नहीं हैं न। लार तो मुंह से निकलती है। जठर रस ये तो आमाशय से निकलते हैं। अग्नाशय रस ये तो अग्नाशय से निकलते हैं। यही पित्त रस निकलता है। चूँकि यकृत में पित्ताशय होते हैं, पित्ताशय के अंदर पित्त रस भरे होते हैं, तो इस तरह से 14 का सी वाला जो है सही होगा। 15वां है आहार नाल की सी के आकार की रचना होती है। आहार नाल की सी के आकार की रचना होती है। तो आहार नाल में जो सी के आकार की रचना है वो गिरहेड़ी है। आमाशय तो बड़े होते हैं, श्वास नली ये लंबी सी होती है। कृमि रूप पर सिका है तो अपेंडिक्स है, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच पाई जाती है। यही जो गिरहेड़ी है ये सी के आकार की संरचना पाई जाती है गिरहेड़ी। यहाँ पे जो है ये कृत लगे होते हैं, यहाँ पे अग्नाशय लगे होते हैं, फिर यहाँ से ये छोटी आंत और बड़ी आंत सब ये बने होते हैं। तो इस तरह से ये गिरहेड़ी है। सी के आकार की जो संरचना है वो गिरहेड़ी है। अब हम आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वां क्वेश्चन जो है ये मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वक दंतों की संख्या होती है। हमारे शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक है, रदनक है, चर्वक है, अग्रचर्वक है। तो यहाँ पे जो है चर्वक दिए गए हैं, तो चर्वक जो होते हैं ये 6 होते हैं। 6 दांत जो है चर्वक के ये पाए जाते हैं। इस तरह से ये 6 वाला सी वाला ये सही हो जाएगा। 7वां गिरास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है। तो जो गिरास नली है, जो द्वार है, वहाँ पे एक पत्ती के समान संरचना लटकती है, ठीक ना, उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस कहती है, ये ढक्कन है, जब हम खाना खाते हैं तो उस दौरान जो है ये बंद हो जाती है। 18वां है ट्रिप्सिन इंजाइम्स क्रिया करता है। ट्रिप्सिन इंजाइम क्रिया करता किस पर करता है? प्रोटीन पर नहीं करेगा, स्टार्च भी नहीं करेगा, लवण भी नहीं करेगा, ये वसा पर करता है। तो 18वां का सी ये सही है, वसा पर। 19 का है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, विटामिन डी तथा बी। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है दो ये पाए जाते हैं, बी और सी। इस वजह से ये बी वाला जो है सही है, 19 का बी। 20वां सवाल है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग सब है, त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा भी है, आहारनाल भी है, लेकिन पूछा प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग ये वृक्क होती है, किडनी होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, वृक्क है। 21वां सवाल है बोमेन संपुट भाग है। बोमेन संपुट भाग है, किसका भाग है? बोमेन संपुट जो उत्सर्जन तंत्र में पाए जाते हैं, कटोरे के आकार की संरचना होती है, इसी को बोमेन संपुट कहते हैं। इसी में पेशाब का छनन होता है। तो बोमेन संपुट है, किसका भाग है? पित्तवाहिनी का भाग है? नहीं। अग्नाशय वाहिनी का भाग है? नहीं। प्रोस्टेट ग्रंथि का भाग है? ये भी नहीं है। तो वृक्क नलिका का भाग है। तो बोमेन संपुट भाग जो है ये वृक्क नलिका का भाग है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 22वां सवाल है आहार नाल में पेशी संकुचन को कहते हैं। आहार नाल में जो पेशियों का संकुचन होता है उसको क्रमकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमकुंचन। पाचन तो होगा नहीं, पाचन तो होगा करेगा, पाचन तो दिल से संबंधित है। अवशोषण, ये तो पाचन के अंदर अवशोषण होता है, तो ये क्रमकुंचन से संबंधित है। 23वां सवाल है विटामिन सी का अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत, तो सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे संतरा है, तो डी वाला इसका सही होगा, संतरा। 24वां सवाल है, ये भी विटामिन संबंधित है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी होता है? ये तो विटामिन B1 की कमी से होता है ना, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर बेरी बेरी रोग हो जाते हैं। 25वां सवाल है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में जो है ये एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोजाइम नहीं पाए जाते हैं, पेप्सिन भी नहीं पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों नहीं। सबसे अच्छा टाइलिन इसमें है, तो इसमें जो है लार में जो पाए जाते हैं वो टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन में डी वाला सही होगा, टाइलिन एंजाइम। 26वां है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है उत्सर्जन में, दूसरा है पाचन में, नंबर सी है श्वसन में, नंबर 6 है वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वो तो इसमें तो होबे करते हैं, उत्सर्जन भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये श्वसन में होते हैं। श्वसन में जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना के
हमारे शरीर में खून के माध्यम से फैला देती है, ये तो इस शोषण में होगा। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो जाने जाते हैं, डीएनए नहीं होगा, आरएनए भी नहीं होंगे, क्लोरोफिल भी नहीं होगा। सबसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 28वां है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। 28वां है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो किसमें संपन्न होती है? तो ये पहला है कोशिका द्रव्य में होती है, दूसरा है राइबोसोम में होती है, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, चौथा है अंतःप्रदिपी जालिका में होती है। तो इसमें कोशिका द्रव्य में, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी हमेशा कोशिका द्रव्य में ही होगी। तो ये पहला सही है, 28वां पहला। 29वां, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो इसमें 2 अणुओं का लाभ होता है, 2 अणुओं का। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं कि ग्लाइकोजन बनते हैं कि विटामिन बनते हैं कि प्रोटीन बनते हैं? तो ग्लाइकोजेनेसिस जो क्रिया होती है ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज बनते हैं। ये पहला सही होगा, तीसरा का पहला, 30वां पहला। 31वां सवाल है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चिड़ियों में देखा जाए 3 होते हैं, मछलियों में देखा जाए 2 होते हैं, और हम लोगों में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब 32वां सवाल जो है, 32वां सवाल, ये शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है? ये शिराएँ नहीं, शिराएँ नहीं, महाशिराएँ ये भी नहीं, दायां निलय ये भी नहीं, महाधमनी, महाधमनी जो है शुद्ध रुधिर को विभिन्न भागों में ले जाती है। इसमें 32वां का डी सवाल सही होगा। 33वां सवाल है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, कितनी जोड़ी होती है? तो 3 जोड़ी होती है। 34वां सवाल है, कृमि रूप प्रशिका का भाग है। कृमि प्रशिका ये अपेंडिक्स है, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, किसका भाग है? तो छोटी आंत का, बड़ी आंत का, कोलन का नहीं, सीकम का, सीकम का ये भाग है। 35वां सवाल है, लसिका में नहीं पाई जाती। लसिका में क्या नहीं पाई जाती? ये लाल रुधिर कणिकाएँ, लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, उत्सर्जी। तो 35वां का जो एस होगा वो लाल रुधिर कणिकाएँ, मतलब आरबीसी लसिका में नहीं पाई जाती। अगर आरबीसी पाई जाती लसिका भी लाल हो जाती। 36वां सवाल है, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। तो एटीपी तथा 2H का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट में, पेराक्सीसोम में, लाइसोम में। तो इसका जो निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाशन क्रिया करेंगे वहाँ NADP2H का निर्माण होगा। 37वां सवाल है, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, कौन सी क्रिया है? उपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया, ए तथा बी दोनों सामान्य नहीं, ये बी वाला अपचयी क्रिया है। तो 37वां का बी जो है सही है। 38वां सवाल है, चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से नहीं, विटामिन B2 की कमी से नहीं, विटामिन B12 ये भी नहीं, विटामिन B5, विटामिन B5 की कमी से ये पेलाग्रा या चर्मदाह रोग होते हैं। 29वां है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन से भी नहीं, क्लोरोफिल एक भी नहीं, ये पानी से, पानी जो टूटते हैं H2O टूटते हैं वहीं से ये ऑक्सीजन गैस निकलती, इस वजह से 29वां का बी वाला सवाल सही होगा। 40वां सवाल है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, राइबोसोम में नहीं, हरित लवक के स्टोमा में नहीं, हरित लवक की ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है ना, और अंधकार जो अभिक्रिया हो स्टोमा में होगी। तो ये 40वां का बी सही होगा, हरित लवक के ग्रेना में होती है। 41वां सवाल है, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल पाई जाती हैं। ये गार्ड सेल कहाँ पाई जाती हैं? ये रंध्रों में पाई जाती हैं। रंध्र, जड़ों में, वासरंध्रों में, उपरोक्त सभी नहीं, ये रंध्रों में पाई जाती है। रंध्र में जो है
ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके आसपास जो है जो सेल होती हैं उसी को गार्ड सेल कहते हैं। यही फूलती पचकती, इस वजह से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो ये रंध्रों में पाई जाती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। 42वां सवाल है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो रुधिर के द्वारा नहीं, श्वास नली द्वारा नहीं, धमनियों द्वारा नहीं। ये आदान प्रदान जो फेफड़ों में होता है वायु कूपिकाओं एल्यूलाई के द्वारा होता है। ये वायु कूपिका जिसको कहते हैं, इस वजह से 42 का बी वाला ये सही है। 43 का दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, किसके बने होते हैं? इनेमल नहीं, दांत का भाग है। मज्जा, ये भी दांत के भाग है। ओडोंटोब्लास्ट, ये भी इसी संबंधित है। डेंटाइन, सबसे अच्छा जो उत्तर है डेंटाइन, ये बी वाला। 43 दांत मुख्य रूप से डेंटाइन से बने होते हैं, डेंटाइन। 44वां, पित्त रस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। पित्त रस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है? तो इसमें देखो बिलिरुबिन, हाँ सही है। बिलवर्डिन, ये भी सही है। ए तथा बी दोनों प्रमुख नहीं, हाँ तो ये सी वाला सही होगा। इसमें दोनों बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों पाए जाते हैं, इस वजह से सी वाला ये सही है। 45, एंजाइम एक विटामिन है नहीं, बैक्टीरिया है ना, वायरस है ये भी नहीं। विटामिन एक जैव उत्प्रेरक है, सी वाला। 45 का सी वाला सही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब। 46 का वर्मीफार अपेंडिक्स मतलब कृमि रूप प्रशेषिका एक क्या है? समजात अंग है कि विशेष अवशेषी अंग है, विश्लेषी अंग है, समरूप अंग है? नहीं, ये अवशेषी अंग है। ये पहले ये अवशेष के रूप में हम लोग के अंदर पाई जाती थी। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, हम लोग साग सब्जी पत्ते वगैरह खाते तो हमारे अंदर सेलुलोज पचाने का एंजाइम था। जो सेलुलोज पचाने का एंजाइम था यही कृमिरूप प्रशेषिका जो बड़ी सी थी, इसी में सेलुलोज पचाने का एंजाइम होता था। लेकिन हम पका पकाया भोजन खाने लगे, इस वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई। जो आज ये अवशेष के रूप में सबके अंदर अगुली के समान रचना पाई जाती है, जो छोटी याद बड़ी याद के बीच में लटकती रहती है, जो सीकम का भाग है। तो ये 46 का जो वर्मीफार अपेंडिक्स है ये अवशेषी अंग है, इस वजह से 46 का बी वाला सही है। 47, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, तो गुर्दे में बहुत से नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में ही जो पेशाब का जो यूरिया उसी में छनन होते हैं, जो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। बोमेन संपुट के ग्लोमेरुलस लगे होते हैं, वहीं पर क्रिया होती है, अपोहन क्रिया होती है और पेशाब जो है आसानी से छट जाते हैं। पेशाब में जो यूरिया तो आसानी से छट जाते हैं। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। तो 47 का सी सही होगा। 48वां है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति कारण होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मूत्र का पीला रंग जो होते हैं किसके कारण होते हैं? कोलेस्ट्रॉल नहीं, लसिका ये भी नहीं, पित्त नहीं, यूरोक्रोम के कारण। तो 48 का डी सही है। ये यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है पीले होते हैं। अब इस तरह से 49 का जो है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमीनो एसिड, ये सब तो हानिकारक है ही हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है अमोनिया है। ये अमोनिया हमारे शरीर में अमीनो एसिड और जो हम प्रोटीन वगैरह सब खाते हैं उससे टूट के ये अमोनिया बनती है। ये लीवर में जाती है, लीवर इसको बदल के आर्सेनिक चक्र द्वारा यूरिया में बदल देता है। तो सबसे अधिक जो विषैला पदार्थ है वो अमोनिया है। ये 47 का ए सही होगा। 49 का ए सही होगा। 50वां है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक, तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी नहीं, प्लीहा जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, ये मानव का रक्त बैंक है। अगर मानव में रक्त कमी हो जाती है तो प्लीहा में ये रक्त होते हैं और वहाँ से सप्लाई होती है, इस वजह से 50 का ये वाला सही है। 51, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदन मतलब रक्त के अंदर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो खून को जमने नहीं देता है? तो फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन नहीं, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन ये तो जमने देते हैं। ये जब चोट लगती है बाहर आते हैं तो जमने देते हैं। ये जो हिपैरिन है ये शरीर के अंदर ये पड़े रहते हैं और ये जमने नहीं देते हैं। हिपैरिन तो रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या है? बी वाला सही है, ये हिपैरिन है। 52 का, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो रक्त समूह ए बी ओ, जो रक्त समूह इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर। विलियम वर्ग ये तो रूसी पर्सन की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ये तो केंद्रक खोज किए थे। लुईस पास्चर ये तो अलग हैं। तो ये 52 का
ये कार्ल लैंडस्टीनर ने आविष्कार किया था रक्त समूह का। तो 52 का ए सही है। 53, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक तो सेल की खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन नहीं, ये तो केंद्र की खोज किए थे। कार्ल लैंडस्टीनर, ये तो रक्त समूह की, यही विलियम हार्वे हैं, यही जो है रुधिर परिसंचरण की सबसे पहले खोज किए थे विलियम हार्वे ने। इस तरह से 53 का सी सही होगा। 54, एक किशोर मनुष्य के सामान्य रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होते हैं? तो सामान्य रक्तदाब जो हाई वाला है 120 है, जो लो वाला है 80 है, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए पहला सही होगा, पहला। ये इसमें देख लेते हैं 160-50 में नहीं, गलत। 80 120 गलत। 130 90 गलत नहीं, 120/80 मतलब 120 जो है ये हाईएस्ट वाला है, मतलब और 80 जो है ये लो वाला है, ठीक। ये धमनियों से रुधिर जो जाते हैं, जो भेजे जाते हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक, वो है। और जो विभिन्न अंगों से हृदय की तरफ लाए जाते हैं ये है। मतलब रक्तदाब इसका 120/80 एम एच जी, एच जी में पारा। तो इस वजह से 54 का ए सही है। 55, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? वेरी वेरी मुश्किल में बहुत लोग ये नहीं जानते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये बैरोमीटर, ये तो वायु नापने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप, ये तो आला है, आला। स्फेग्नोमीटर, यही है 55 का सी, स्फेग्नोमीटर, जिससे हम रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर नापते हैं, इस उसको क्या कहते हैं? स्फेग्नोमीटर कहेंगे। 56 है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होगा? प्लेटलेट से नहीं, लाल ऊतक कणिकाओं से नहीं, यूसिनोफिल्स नहीं, लिम्फोसाइट से जो है ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। तो 56 का सी वाला सही है। इस तरह से हमने बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम का जो चैप्टर है उसमें से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुल 56 क्वेश्चन हमने दिया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको हर मतलब पूरा कर ले जाएंगे। तो इस तरह से हम चैप्टर वाइज डेली देते रहेंगे। अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो 20 नंबर में से 20 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो आपको पढ़ाए गए हैं तिलकोत्तरी हैं और विस्तृत हैं, उस तो आपको पढ़ाई गए हैं। तो ये सब अपना पढ़िए, हम बारी बारी आपको हिंट देते रहेंगे। तो आज इतना ही। और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।